यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एडवांस अकाउंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ से कौन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और जैसे कि एडवांस अकाउंट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर आपको ग्रुप क्लियर करना है तो ग्रुप टू में एडवांस अकाउंट एंड एफएमई को इसमें आपको अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। अगर मैं बोलूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि एक बच्चे का ऑडिट या फिर ईआईएस ऐसे में एग्जामिशन आए या फिर 80 मार्क्स आए, कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो एडवांस अकाउंट में 80 मार्क्स ले आ सकता है, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोप है कि वो बच्चा ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता है, थोड़ा बहुत प्लानिंग करके पढ़े तो, अच्छे से कंसेप्चुअली चीज़ों को पढ़े तो। ठीक है, तो एडवांस अकाउंट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको ध्यान से पढ़ना है एंड जो मैं चीजें बोल रहा हूँ उसको इनकॉर्पोरेट करके पढ़ना है। डेफिनेटली आप 80 प्लस मार्क्स लेके आओगे, 85-90 मार्क्स इजिली आएंगे। बस चीजों को ध्यान से पढ़ना है, जो भी टॉपिक बोला जाए क्लियरली। एक होता है ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ ये नहीं कि आप सॉन्ग बना रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, इससे बात नहीं बनेगी। चीजों को कंसेप्चुअली पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर कोई दिक्कत आती है किसी कंसेप्ट में, आप बोलो, वो कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन चीजों को कंसेप्चुअली करना जरूरी है। अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूँ तो 25 से 30 नंबर का आएगा, है ना। फर्स्ट नंबर में 20 नंबर का आएगा एंड क्वेश्चन नंबर 6 में एएस से क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसीलिए 25 से 30 नंबर मैंने बोला, 5 एएस से तो क्वेश्चन आप मिला के चलो। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि शुरू के जो 4 एएस है ना, इसमें से मिनिमम 3 एएस से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो आराम से आएगा, एएस 9, 22, 26 एंड 18। कंपेरेटिवली बोलो तो एएस अगर 22 और 26 बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों एएस से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ये जो एएस बच गए, तो जिसमें से आप देखोगे एएस 4 एंड 24, ये दोनों में से भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही में 90, 20 एंड एएस 7, ये तो एएस इस बार भी आए थे, है ना। 19, 20 एएस 7। अब देखो होता क्या है ना कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कई बार रिपीट भी हो। नए कोर्स में अगर आप पास्ट अटेम्प्ट में देखोगे तो एएस 19 बहुत बार रिपीट हुआ है, एएस 20 भी बहुत बार रिपीट हुआ है, कि पिछली बार एएस 1 नंबर क्वेश्चन में आया था, इस बार उसमें से 6 नंबर क्वेश्चन में आ गया। एएस 19 बहुत बार 1 नंबर भी क्वेश्चन में आया है एंड सेम अटेम्प्ट में दूसरा उससे एक थ्योरी क्वेश्चन बना के क्वेश्चन नंबर 6 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलो ये आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप फॉर्म की अगर मैं बातें करूं तो देखो, फॉर्म से एक तो डिसोल्यूशन का आ सकता है क्वेश्चन, अमेलगमेशन, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में अमेलगमेट हो उसका, एंड प्राइवेट कंपनी को फॉर्म ताकि सेल हुआ, कन्वर्जन हुआ, ट्रीटमेंट करने का, बुक क्लोज करने का प्रोसीजर सेम है, इसीलिए सेल का बोले या कन्वर्जन का बोले। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे हाई प्रोबेबिलिटी किस पे है, तो सेल एंड कन्वर्जन। एक पार्टनरशिप फॉर्म अगर कंपनी में कन्वर्ट होता है या कंपनी को सेल होता है तो पार्टनरशिप फॉर्म का बुक क्लोज करने का आपको आएगा। अब इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन हो, देखो सबसे बड़ा टॉपिक तो ये है डिसोल्यूशन का, क्योंकि डिसोल्यूशन में बुक क्लोज तो करना ही है। साथ ही में डिसोल्यूशन में आपको गार्नर वर्सेस मरे रूल, वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो उसके 2 मेथड है, मैक्सिमम लॉस अप्रोच एंड हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल अप्रोच, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो कंपैरेटिवली डिसोल्यूशन में सिर्फ बुक क्लोजिंग नहीं, उसके बाहर भी चीजें हैं। अगर आप देखोगे पार्टनरशिप फॉर्म में से कोई भी क्वेश्चन आए जो पुरानी फॉर्म है जिसकी डिसोल्यूशन हो रही है, एक तो उसका बुक क्लोज करने आनी चाहिए। अब बुक क्लोज करोगे तो वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, करेक्ट, बैंक अकाउंट बनेगा, कैश एंड बैंक, एंड थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, है कि नहीं। अब रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करोगे, रियलाइज करोगे, एसेट बिकेगा, लायबिलिटी पे ऑफ होगी, बचा हुआ पार्टनर्स का जो राइट है, जो ऑब्लिगेशन है, वो सेटल्ड होगा पार्टनर्स कैपिटल में, है कि नहीं। तो चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आए, अगर पार्टनर्स की बुक क्लोज करनी है तो प्रोसीजर सेम है कि नहीं। और दूसरी चीज, जो नई कंपनी है उसमें हम बुक्स एंट्री करते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं, इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। पार्टनरशिप में सिर्फ जो पुरानी फॉर्म है उसकी डिसोल्यूशन एंड सेटलमेंट पे क्वेश्चन आएगा। चांसेस है कि अगर कंपनी को बिक रही है, कंपनी को कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां से क्वेश्चन पूछे। देखो ग्रुप 2 में जो है, एक तो आपकी पार्टनरशिप है ही, डिसोल्यूशन के बारे में, अमेलगमेशन या फिर सेल, साथ ही में अमेलगमेशन से भी क्वेश्चन आता है, अमेलगमेशन ऑफ कंपनी, और वहां पे भी आपको वेंडर कंपनी की बुक क्लोज करने का है। तो वेंडर कंपनी का बुक क्लोज, देखो ये मत सोचो कि कंपनी की अमेलगमेशन, पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन, अगर आप प्रोसीजर देखोगे ना कि बुक क्लोज करके एसेट एंड लायबिलिटी की सेटलमेंट ही तो करनी है, कि सारे एसेट हमारे हट जाएंगे, लायबिलिटी हट जाएंगे, जिसको जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट कर देंगे, है कि नहीं। तो अमेलगमेशन अगर आपको अच्छे से आता है तो पार्टनरशिप भी आपको अच्छे से ही आएगा। ठीक है, चलो अगला आते हैं अमेलगमेशन पे। अमेलगमेशन में देखो
ताकि एमलगमेशन अप टू कंपनी का क्वेश्चन दे सकता है कि ए और बी मिलके सी हो गए एमलगमेट होके, या फिर टेक ओवर का भी क्वेश्चन दे सकता है। बहुत बार से हमेशा परचेजिंग कंपनी जो होती है ना, जो नई कंपनी होती है, उसकी बुक को आपको बनाने को देता है, जहां पे आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है एसेट एंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद आफ्टर एमलगमेशन बैलेंस शीट बनाना होता है। ठीक है, मई 2022 में भी क्वेश्चन आया था, दिसंबर में भी, जैन 21 में भी, एंड ये जो क्वेश्चन था जुलाई 21 में, इसमें छोटे छोटे मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे। लेकिन वेंडर कंपनी की बुक क्लोज करने का, वेंडर कंपनी का बुक क्लोज करने का क्वेश्चन बहुत बार से आया हुआ नहीं है। जैसे आपने पार्टनरशिप में बुक क्लोज करने का देखा, ठीक है, मिलता जुलता ही कंसेप्ट है एमलगमेशन में। ठीक, बस क्या है ना कि आप चीजों को याद करते हो तो आपको लगता है कि ये तो एमलगमेशन ऑफ कंपनी है, इसके रूल्स अलग है। छोटे मोटे चेंजेस होते हैं क्योंकि कंपनी पे अप्लाई होने वाले रूल्स, पार्टनरशिप फॉर्म पे अप्लाई होने वाले रूल्स अलग है, लेकिन जो प्रोसीजर है, तरीका है, वो लगभग आपको ऐसा लगेगा कि सेम ही टाइप की ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगर वेंडर कंपनी की बुक की क्लोजिंग की बात करूं तो आपको स्टेप्स क्लियरली याद होने चाहिए। अगर आप सही तरीके से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। जैसे कि 11 स्टेप में हम क्वेश्चन को करते हैं, चाहे जर्नल एंट्री पूछे, जर्नल तो पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या, लेजर। पर जिस बच्चे को जर्नल पता है वही बच्चा तो लेजर अच्छे से बनाएगा, है ना। तो एसेट को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, थर्ड में क्या पीसी ड्यू करेंगे। अब जैसे जैसे ये सीक्वेंस में एंट्री है वैसे ही आप लेजर में डालोगे। पीसी ड्यू करोगे तो कहाँ डालोगे, रियलाइजेशन में भी डालोगे, साथ ही में परचेजिंग कंपनी के लेजर में भी डालोगे, है ना। उसके बाद एसेट सेल्ड होगा, जो एसेट वो लेके नहीं गया, लायबिलिटी पे होगा, जो लायबिलिटी गया नहीं, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्लियर होंगे। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल करोगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट बनाओगे। उसके बाद पीसी रिसीव होगा, पीसी रिसीव होगा तो क्या करोगे, एक तो परचेजिंग कंपनी के अकाउंट में दिखाओगे, है ना। उसके बाद क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करोगे और गेन और लॉस होगा वो रियलाइजेशन में भेजोगे। उसके बाद 10वें नंबर स्टेप में क्या करोगे, आप रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करोगे और वहां से गेन और लॉस होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में भेजोगे। और 11th स्टेप जो लास्ट स्टेप है, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट बंद करोगे। इस स्टेप को अगर फॉलो किया जाए, ये जो 11 स्टेप्स है इसको फॉलो किया जाए तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब चीजें आप करते हो तो मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, तो वेंडर कंपनी के बुक में लेजर बनाने का आपको देख के जाना है। ठीक है, चलो, और साथ ही में एमलगमेशन है तो पीसी की कैलकुलेशन, है ना, दोनों मेथड से आपको आनी चाहिए। परचेज कंसीडरेशन निकालना, साथ ही में परचेज कंसीडरेशन अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट करने आपको आनी चाहिए। परचेज कंसीडरेशन की बात हो रही है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की भी बात होनी चाहिए कि गुडविल की वैल्यूएशन चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड से हो या सुपर प्रॉफिट मेथड से हो, अच्छे से आप निकालोगे, क्योंकि पीसी परचेज कंसीडरेशन में कई बार गुडविल का भी पॉइंट होता है। ठीक है, इस सब से हर एक अटेम्प्ट में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे एमलगमेशन भी हर एक अटेम्प्ट में आता है। इस सब से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है। इस सब का जर्नल एंट्री पूछता है, साथ ही में अगर आपको कैलकुलेशन आता है इस सब का तभी जर्नल एंट्री सही होगा। ठीक, बाईबैक, एक तो देखो रिलेटिव वोटिंग राइट, छोटा सा कंसेप्ट है। इक्विटी का आपको दिया रहेगा, प्रेफरेंस का दिया रहेगा, बोलेगा प्रेफरेंस का डिविडेंड 3 साल से ज्यादा से पे नहीं हुआ है, बताओ रिलेटिव वोटिंग राइट। रिलेटिव वोटिंग राइट पे लगभग सारे अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा है, छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, एंड साथ ही में क्या पूछता है, तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट का शेयर कितना इश्यू कर सकता है, कंपनी इश्यू कर सकता है कि नहीं, तो कुछ कंडीशन है वो आपको याद रहेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। साथ ही में बाईबैक का मैक्सिमम बाईबैक आपको याद होनी चाहिए कि मैक्सिमम कितना बाईबैक किया जा सकता है। फिर उसके बाद बाईबैक की जर्नल एंट्री आपको पास करनी आनी चाहिए। साथ ही में बाईबैक के क्वेश्चन जब भी देता है तो उसमें एक आध पॉइंट एडिशनल इंक्लूड कर देगा। फॉर एग्जांपल प्रीफरेंस शेयर का रिडीम्शन एंड इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो इन्वेस्टमेंट जब बिका तो प्रॉफिट लॉस होगा, उसका जर्नल एंट्री। प्रीफरेंस शेयर रिडीम्ड हुआ, उसका जर्नल एंट्री। एडवांस अकाउंट में तो प्रीफरेंस शेयर रिडीम्शन टॉपिक ही है, तो आराम से आप लोगों से हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो रिकंस्ट्रक्शन को ना इंपॉर्टेंट मार्क करो, तो वो इंपॉर्टेंट तो जो बोल रहा हूँ सारा ही है, बट रिकॉन्सिलेशन जब नए नए अटेम्प्ट आए थे ना तो आ रहा था, पर पिछले 4-5 अटेम्प्ट से रिकॉन्सिलेशन से क्वेश्चन नहीं आया है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉन्सिलेशन को हमें जरूर ध्यान देनी चाहिए। रिकॉन्सिलेशन में जो रिकॉन्सिलेशन कह रहा हूँ, रिकंस्ट्रक्शन में जो जर्नल है, कई बार छोटा क्वेश्चन आता है तो आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट आपसे नहीं पूछवाता। ठीक है, सिर्फ जर्नल पास करने को बोलेगा, नहीं बोलेगा कि बैलेंस शीट बना के बताइए रिकंस्ट्रक्शन के बाद। पर रिकंस्ट्रक्शन से मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत अटेम्प्ट से पूछा नहीं है। पुराने कोर्स में तो क्या था, एमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन बारी बारी पूछते थे। नवंबर अटेम्प्ट में पूछता था रिकंस्ट्रक्शन और मई अटेम्प्ट में पूछता था एमलगमेशन। लेकिन
नए कोर्स में क्या है कि एमलगेमेशन फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है, कुछ अटेम्प्ट से रिकंस्ट्रक्शन पूछा नहीं है, इसीलिए रिकंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से देख के जाना है। इसमें जो कुछ स्पेशल पॉइंट है वो आपको जरूर ध्यान देके जानी है। एडजस्टमेंट, फॉर एग्जांपल शेयर फॉरफिट, शेयर सरेंडर का जो क्वेश्चन है, शेयर सरेंडर का क्वेश्चन आपको ध्यान देके जाना है। शेयर सरेंडर का क्वेश्चन कई बार आता भी है। उसके बाद लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, देखो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में 3 ऐसे प्रैक्टिकल जो बनते हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आनी चाहिए। लिक्विडेटर स्टेटमेंट, बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज की, ए लिस्ट बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज क्या होती है, एंड व्हाट इज द ऑब्लिगेशन, मैक्सिमम कितना ऑब्लिगेशन होगा बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज का। साथ ही में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बड़ा मोनोटोनस है और बहुत ही लेस इंपॉर्टेंस है। एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में बस जो भी डेटा दिया रहेगा उसको आपको डाल देना है। मोनोटोनस इसलिए क्योंकि उसमें दिमाग लगाने वाला कुछ है नहीं, फॉर्मेट है बस, और लेस चांस, ये ज्यादातर पूछता नहीं है। वैसे तो कुछ अटेम्प्ट से पूछा भी नहीं है, पर पुराने कोर्स में भी 1 या 2 बार ही आया था जब तक वो कोर्स चला था, तो इसके चांस बहुत कम है। आपको एक बार फॉर्मेट देख के जानी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसकी क्वेश्चन ज्यादा बनाने हैं। फॉर्मेट देख के जाओ, एक क्वेश्चन में देख लो फॉर्मेट में कैसे पड़ा हुआ है, आराम से हो जाएगा। लिक्विडेटर स्टेटमेंट सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंटली पिछले 2 अटेम्प्ट से कंटिन्यूअस पूछ रहा है, तो हो सकता है बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज को मैं नंबर 1 प्रायोरिटी देता हूं कि आप बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज का एक क्वेश्चन आराम से देख के करके जाना। देखने में तो तीनों का फॉर्मेट देख लेना आराम से, लेकिन बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज पे मेरा ऐसा है कि बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज से क्वेश्चन पूछना चाहिए। बैंकिंग की अगर बात करूं तो छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर एनपीए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है, इंटरेस्ट से जो कमाई होती है बैंकिंग की उसकी रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कब एक्रूवल बेसिस पे, कब रिसिप्ट बेसिस पे। बिल डिस्काउंटेड का इनकम, ठीक है, इसका लेजर भी, तो बिल डिस्काउंटेड एंड रिबेट फॉर बिल डिस्काउंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा कंसेप्ट है, मार्क करो इसको इंपॉर्टेंट। तो बिल डिस्काउंट वाले पे जो लेजर है, जो ट्रीटमेंट है, वो आपको जरूर देख के जाना है, ठीक है। बिल फॉर कलेक्शन, एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर लायबिलिटी, ये जो तीनों है ना, बिल डिस्काउंटिंग, बिल फॉर करेक्शन, एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर लायबिलिटी, ये स्पेशल ट्रांजैक्शन वाले हेडिंग में आपको पढ़ाया गया है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि जो बिल फॉर कलेक्शन एंड एक्सेप्टेंस इंडोरेंस है, इंडोर्समेंट है, ये तो बड़ी सिंपल सा लेजर है। एक बार आप ध्यान दोगे, एक को देखोगे, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। बस फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन की, रियल में उस बैंक में ये ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं आपको याद होनी चाहिए। तो ये निहायत ही स्मॉल कॉन्सेप्ट है, अगर आया तो आपके लिए बल्ले बल्ले, ठीक है। पर मेरा अनुमान है, मेरा गेस है कि कहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, बिल डिस्काउंटेड के ऊपर, ठीक है। रिबेट फॉर बिल डिस्काउंटिंग, ये चीज देख के जाना। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, ये भी एक टॉपिक बनता है, पर मुझे नहीं लगता इस बार इससे क्वेश्चन पूछेगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूर आपको देख के जाना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद ना हो, शेड्यूल याद ना हो, चलेगा, लेकिन बैंकिंग कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपका शेड्यूल याद होना चाहिए, फॉर्मेट याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से पूछा तो बच्चों से गलती पता है कहाँ होती है, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट वाली पॉइंट दे दिया, देखो प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यानी कि एनपीए, बैड डेब्ट, एंड साथ ही में प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट भी आता है। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन, 3 किस्म का इन्वेस्टमेंट, फॉर ट्रेडिंग, अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, ये तीनों की वैल्यूएशन कैसे करते हैं आपको पता है। वैल्यूएशन करते हैं तो वहां से आप इजिली, अगर ये बात आपको पता हो और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं कौन सी इन्वेस्टमेंट, तो आराम से आप प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन पॉइंट में दे सकता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। बच्चा क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स इजिली निकाल लेता है, एनपीए का प्रोविजन भी इजिली निकाल लेता है, पर प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे जो है ना प्रोविजन फॉर एनपीए, इसकी चांसेस मुझे कम लगता है। इसका रीजन है, पहले क्या था कि पहले पुराने सिलेबस में एनबीएफसी नहीं हुआ करता था, तो ये क्वेश्चन बड़ा पूछता था, प्रोविजन फॉर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का प्रोविजन बताओ, ठीक है। और बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी कंपनी दोनों के लिए एनपीए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसका प्रोविजन का आपको याद होना चाहिए। लेकिन जब एनबीएफसी में ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछता है कि एनबीएफसी का एनपीए निकालो, तो बैंकिंग कंपनी का एनपीए निकालने का क्वेश्चन पूछना कम कर दिया है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पूछेगा नहीं, पूछ सकता है, लेकिन चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। एनबीएफसी की अगर बात करोगे तो एक क्वेश्चन तो थ्योरी का बनता है, याद रखना, बैंक और एनबीएफसी का डिफरेंस बताइए। नेट ओन फंड पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना है आपको। एनपीए का प्रोविजन पे भी क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान देके जाना है, ठीक है। कौन से एसेट के लिए कितना प्रोविजन बनाना है, परसेंटेज याद रहेगा, फटाफट टेबल में डाल के बना दोगे। एसेट क्लासिफिकेशन भी आपको ध्यान देके जाना है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया था आपको, डिसोल्यूशन वाली जो पॉइंट है ना, वहां पे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि कौन से सरकमस्टांसेस है जहां पे एक पार्टनरशिप फॉर्म की डिसोल्यूशन हो जाती है। कई बार कौन से सरकमस्टांसेस है जहां पे पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन हो जाएगी, एंड कई बार इसका डिफरेंस पूछता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में क्या फर्क है।
ठीक है। बस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप का रिलेशन डिजोल्व हो जाता है, पर फॉर्म रहती है, फॉर्म की एक्टिविटीज रहती है, नया पार्टनरशिप बनता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में फॉर्म की एग्जिस्टेंस नहीं रहती। ठीक है, 4-5 डिफरेंस आपको याद रहेगा, आराम से हो जाएगा। अगला पॉइंट देखो, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में आपको ध्यान देने वाली चीज क्या है ना, कि आपके सिलेबस में सिर्फ सिंगल सब्सिडरी है, उसमें भी स्पेशल पॉइंट नहीं है कि होल्डिंग सब्सिडरी का अगर रिपोर्टिंग डेट अलग हुआ तो, यानी कि बैलेंस शीट पीएल प्रिपेयर करने का डेट अलग हुआ तो, अलग अलग डेट पे सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया हो तो, ये सारा नहीं पूछने वाला। सिंपल सा सिंगल सब्सिडरी का एक ही डेट पे परचेज का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट, वैसे तो कैश फ्लो की कंसोलिडेशन, प्रॉफिट एंड लॉस की कंसोलिडेशन, बैलेंस शीट का कंसोलिडेशन, तीनों है आपके सिलेबस में, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट। याद रखना है, कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट आपको कैसे भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके लिए 3 कैलकुलेशन का आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखना है। ठीक है, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालते हैं, दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, थर्ड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बोलो या जो बोलो, मैंने लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस, इट इंक्लूड्स ऑल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड, रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों कैलकुलेशन एकदम सही होनी चाहिए। ठीक, तभी मार्क्स आएगा अच्छा। क्योंकि इन तीनों में से कुछ भी आप गड़बड़ कर दोगे तो सॉल्यूशन में मैक्सिमम पोर्शन आपसे गड़बड़ी हो जाएगी। एडजस्टमेंट की बात करूं तो 2 एडजस्टमेंट मेरे को लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देनी चाहिए। एक तो ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, सब्सिडी कंपनी को उससे डिविडेंड मिली तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, और दूसरा इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन हुआ तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ठीक, अगर ये जो भी पॉइंट है आपको क्लियर है कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलता है, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकलता है, ये जो एडजस्टमेंट है इस केस में कैसे करेंगे, इस केस में कैसे करेंगे, है ना, ये सारी अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी है आपको तो आराम से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आईपीसी लेवल पे कंसोलिडेशन का मुश्किल क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, फाइनल लेवल पे पूछता है। ठीक है, ध्यान रखना इन सारी चीजों को। जो जो पॉइंट हमने बोला, एस कौन सा इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप में मैंने बोला है बुक क्लोज करने का आएगा, जिसमें से सेल या कन्वर्जन टू पार्टनरशिप टू प्राइवेट कंपनी इसका इंपॉर्टेंट है। अमेलगमेशन में वेंडर की बुक मुझे लगता है पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, नेचर ऑफ परचेज और नेचर ऑफ मर्जर, इससे पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड परचेज मेथड दोनों का कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगा। नेचर ऑफ परचेज तो हम पढ़ते ही है स्टार्टिंग में, अमेलगमेशन पढ़ते तो, और नेचर ऑफ मर्जर में एक आध ही क्वेश्चन है, बहुत कम पूछता है, सबसे ज्यादा नेचर ऑफ परचेज में पूछता है। नेचर ऑफ मर्जर जब होगा तो छोटे छोटे जो 2-3 स्टेप में चेंजेस है वो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इस सब में मैं क्या बताऊं, इस सब पे इंपॉर्टेंट ही है, हर एक अटेम्प्ट में आता है, आपको जर्नल आनी चाहिए। बाईबैक पे, बाईबैक के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बेचा, प्रीफरेंस रिडीम्ड किया, ये सारी चीज एड ऑन करके साथ में आता है। ठीक है, बाईबैक का कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, तीनों कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम बाईबैक कितना कर सकते हैं। रिलेटिव वोटिंग राइट पे जो क्वेश्चन है एक देख के जाना। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन मैंने बोला, रिकंस्ट्रक्शन का जर्नल एंट्री आपको देख के जाना है। इसकी कम चांस है कि जर्नल के बाद बैलेंस शीट भी बनवाए, हो सकता है सिर्फ जर्नल का क्वेश्चन आए लेकिन जर्नल एंट्री पास करवाएगा। ठीक है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट में बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज को मैंने बोला अच्छे से ध्यान देके जाना है। एंड बैंकिंग में बिल डिस्काउंटेड उसका क्वेश्चन एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट। एनबीएफसी में छोटा छोटा ही टॉपिक है, देख लेना एनबीएफसी को। कंसोलिडेशन में जो पॉइंट मार्क किया है इसको स्पेशली आपको ध्यान देके जाना है। ठीक है, चलो आगे और सारे चैप्टर्स हैं या फिर और सारे जो वीडियोस है, स्पेशली कॉस्ट एंड एफएम की रिगार्डिंग भी वीडियोस आपको डलेंगी। ठीक है, तो एफएम एंड इको से रिगार्डिंग भी वीडियो डलेंगी, तो वो सारे से आपको कनेक्टेड रहना है, देखते रहना है, कोशिश करना है आपको कि बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन रखना है। एक एक चीज कंसेप्चुअली पढ़ो, जो है इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं डाल ही रहा हूँ, आपको बस वीडियो देखना है, चीजों को फॉलो करना है। ठीक, इट विल हेल्प यू अलॉट। फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक कर दो, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, वीडियो को लाइक करते हो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियोज में।